ननद के हिस्से में मलाई और मेरे हिस्से में जली कढ़ाई। शालिनी बाथरूम से नहाकर निकले तभी उसकी माँ उषा जी का वीडियो कॉल आया। हे भगवान! शालिनी, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया है? देखो तो, जो रंग मलाई जैसा लगता था पीला पड़ता जा रहा है। बेटा, रोज अपने चेहरे पर थोड़ी मलाई लगाया करो, वरना चांद जैसा चेहरा खराब हो जाएगा। बताओ तो, जब भी मायके आती हो तो तुम्हारा सुंदर सा चेहरा कितना चमकता था और ससुराल जाते ही मानो ग्रहण लग जाता है। तुम्हारी सास तो कहती थी कि तुम्हारे घर में बहुत दूध आता है, फिर सारी मलाई जाती कहाँ है? शालिनी बोली, अब क्या बताऊं मम्मी, शुरुआत में तो मैं रोज मलाई लगाती और आराम भी करती थी। और तो और मेरी सास भी कुछ नहीं कहती थी। अब कहती है मलाई चेहरे पर लगाकर कितनी भी सफेदी ले आओ, उसका मुंह का स्वाद तो नहीं बदलता, क्योंकि रोटी में घी ही अच्छी लगती है। उषा जी बोली, अपनी सास का चेहरा देखा है? इस उम्र में भी कैसा दमकता है। तुम्हारे पापा तो उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं, और वो तुम्हारी सास तुम्हारे पापा के सामने कुछ ज्यादा ही इतराती है। जरूर वो तुमसे छुपाकर चेहरे में मलाई लगाती होगी और बची मलाई का घी निकालती होगी। शालिनी बोली, हो सकता है, पर वो पापा के सामने भला क्यों उतराएगी? उषा जी बोली, तुम नहीं समझोगी। तुम तो बस कुछ रोज के लिए सोनू नाती को लेकर यहाँ आ जाओ। दामाद जी से तो मैं बात कर लूंगी। शादी के वक्त तो बहुत भाषण देती थी कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी बेटी का काम करवा करवा कर उसका रंग काला कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। वही बगल वाले कमरे में उषा जी की बहू रश्मि अपनी बहन से बात कर रही थी। जब उसने ये सुना तो उसके अपना सर पकड़ लिया और अपनी बहन से बोली, हे भगवान! दीदी, ये माँ बेटी फिर से शुरू हो गई। अब मेरी ननद यहाँ आएगी और मेरी सास कभी मलाई तो कभी बेसन, कुछ न कुछ उनके चेहरे पर मलती रहेगी और मेरा काम बढ़ाती रहेगी। और मेरे पतिदेव कहेंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आई है। रश्मि की बहन बोली, अब आने दो, कोई बात नहीं, तुम उसके आने से अपना मन दुखी मत करना। रश्मि बोली, ये क्या बात हुई दीदी? ननद के हिस्से में हर बार मलाई और मेरे हिस्से में जली हुई कढ़ाई, ऐसा कब तक चलेगा? आपको पता है, पिछली बार भी जब मैंने ताजी ताजी घी निकाली तो मेरी सास सबसे पहले बेटी को रोटी में ढेर सारी घी लगाकर हाथों से खिलाई और मुझे कहती है, बहू, जल्दी से कढ़ाई धो लो, वरना चिकनाई के साथ दाग भी रह जाएगा। रश्मि की बात सुनकर उसकी बहन हंसने लगी तो रश्मि बोली, आपको हंसी आ रही है? आपके ही जैसे मेरे पतिदेव है, आने दो उन्हें, सारी बात बताऊंगी। मैं तो कह दूंगी बहन आ रही है तो उसकी आवभगत खुद करे, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद रश्मि ने फोन रख दिया। शाम में जैसे ही रश्मि के पति धीरज आए, रश्मि ने सारी बात बताई। धीरज ने कहा, कोई बात, हर लड़की मायके में मलाई खाने और लगाने ही जाती है। अरे, हम दामाद हैं, फिर भी ससुराल जाकर भी ससुराल वालों की मदद करते हैं। रश्मि गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी औरत हूँ और मेरा भी मायका है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। अपनी बहन का दर्द आपको दिखता है, पर मेरा दर्द आपको कभी नहीं दिखता। ये बात सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग, पति के लिए चाहे जितना भी कर लो, आखिरकार वो अपनी माँ बहन का ही होता है। जिस दिन अपनी बहन सारी मलाई चट कर जाएगी, उस रोज आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी, याद रखना। इतना कहते हुए रश्मि चाय बनाना छोड़कर गुस्से में जाने चली गई। धीरज बोला, अरे चाय तो बना दो। रश्मि बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। अगले दिन शालिनी ने फोन किया, माँ, कल मेरी बुआ जी से बात हुई। बातों बातों में मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं मायके जा रही हूँ। फिर क्या था? उन्होंने कहा, वो भी चलेगी अब। उषा जी बोली, तेरी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं सोची थी तुम आओगी तो तुम्हारे लिए बहू से कह के अच्छी अच्छी चीजें बनवाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मलाई लगाएंगे, पर ये क्या,
तुम तो बुआ जी को साथ ला रही हो। उनकी तो पुरानी आदत है मुझसे अपना काम निकलवाना और मायके में आकर आराम करना। ये ननद लोग ऐसी ही होती है, सारी मलाई खुद चट करना चाहती है। ठीक है, अब आ रही है तो आ जाओ। तभी रश्मि हंसकर बोली, मम्मी जी, आप भूल रही है, दीदी भी मेरी ननद है और वो भी मायके आ रही है। और पहली बार आज मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हर बार ऐसा क्यों होता है कि ननद को मलाई और भाभी को जली कढ़ाई मिलती है। उषा जी को लगा वो अपनी ही बातों में फंस गई। वो बोली, बस बस बहू, मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया। तुम तो मेरी बातों का तीर मुझ पर ही चलाने लगी। जाओ जाकर तैयारी करो। और ससुराल की मलाई खाने के लिए बहुओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सके तो वो भी मुझसे सीख लो, वरना जिंदगी भर जली कढ़ाई ही साफ करती रह जाओगी। रश्मि मुस्कुराते हुए चली गई। धीरज रसोई से बोला, माँ, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। अभी वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। लगता है मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। उषा जी आई और चाय बनाते हुए बोली, बेटा, बहू की बात कभी कभी मुझे सही लगती है। शालिनी जब भी आती है तुम्हारी बुआ को भी साथ में ले आती है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वो है कि एक नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती है कुछ न कुछ लेने के बहाने ही आती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धीरज बोला, माँ, बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि 2 साल से वो अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता है और वो बच्चों को भेजकर हमारी खातिरदारी के लिए यहाँ रुक जाती है। ऊपर से शालिनी हर बार कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की, ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर धीरज कमरे में रश्मि को मनाने के लिए चला गया। अगले दिन शालिनी ने फोन करके उषा जी को अपने आने की खबर दी, तो वो बोली, अगर तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ जी को कोई बहाना बना दो। शालिनी बोली, माँ, बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती है, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी को लेकर नहीं आऊंगी। धीरज ने सोचा, अब ननद भाभी मिलेगी तो कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पकेगी और हर बार बलि का बकरा मैं बन जाता हूँ। इसलिए उसने रश्मि को बहुत समझाया। तब जाके रश्मि ने रात में खाना बनाने के लिए एक काम वाली को रखा। जिस रोज शालिनी आई उस रोज रश्मि ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन शालिनी सोकर जागी, रसोई से एक कटोरी मलाई लेकर चेहरे पर लगाई। फिर जब नहाकर निकली तो बोली, देखो भाभी, मेरा चेहरा कितना खिला खिला नजर आ रहा है। अब आपके जैसा आराम मुझे ससुराल में कहाँ मिलता है। रश्मि बोली, दीदी, सबको भाभी आराम करती ही दिखती है, वही खुद पर बीतती है तो तकलीफ नजर आती है। आपने ऐसा क्या देख लिया, या फिर मुझे कौन सा आराम मिल रहा है। शालिनी कामवाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये आराम नहीं है तो क्या है। आपकी तो ठाठ है भाभी, इतने पैसे हो गए हैं कि खाना बनाने वाली ही रख लिया, और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके कान खड़े हो जाते हैं। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो इससे ज्यादा का खर्चा बढ़ जाएगा, और मेरा तो कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं जो आकर मेरी मदद कर दे। बस जो भी आते हैं मलाई और घी खाने आते हैं। मेरे हिस्से में तो बस जली कढ़ाई आती है, जिसे मैं घिसती जाती हूँ, बस इसी उम्मीद से कि कभी तो किसी की नज़र मुझ पर भी पड़ेगी। और ये जब तक आप लोग यहाँ रुकेगी तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। रश्मि के जाते ही शालिनी उषा जी के कमरे में जाकर बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे आपकी बहू को मिट्टी लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी कुछ ज्यादा ही जवाब देने लगी है। लगता है मेरा यहाँ आना ही उन्हें पसंद नहीं आता। बेचारी उषा जी क्या कहती, बेटी के आने से उसका भी काम बढ़ गया था। उस दिन बेटी का रंग क्या कम नजर आया।
उन्होंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब दिन भर शालिनी चेहरे पर मलाई बेसन मलती और अपने काम उषा जी से करवाती थी। एक रोज उषा जी बोली, बेटी तो मायके की शोभा होती है, मेहमानों की तरह आए तो किसी भी भाभी को परेशानी नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ न कुछ लेने की बात क्यों करती हो? कभी भाभी की मदद भी कर दिया करो। इतना कह के उषा जी अपनी कमर सीधी करने लगी। देखते ही देखते 2-3 हफ्ते बीत गए। एक रोज धीरज बोला, माँ बहुत रोज हो गए हैं, बेसन का हलवा नहीं बनाई हो, बनाओ ना। उषा जी बोली, हाय हाय बहू, मेरे बच्चे को कितने दिनों से हलवा नहीं मिला है। लाओ, आज मैं सबके लिए हलवा बना देती हूँ। रश्मि हंसते हुए घी का डब्बा उषा जी की ओर की और बोली, मम्मी जी हलवा कहाँ से बनेगा? जो घी था वो तो आपने इन 3 हफ्तों में लड्डू बनाकर और रोटी में लगाकर खत्म कर दी, और मलाई तो जमा नहीं हो पाई क्योंकि किसी के चेहरे पर जो लगाई जा रही थी, तो आखिर घी आएगा कहाँ से? शालिनी बोली, भाभी सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि मेरे चेहरे पर मलाई लगाने से आपके घर का घी खत्म हो गया और आपका चेहरा जो इतना चमक रहा है, मुझे तो लगता है आप भी मलाई लगाती है, वरना आपका चेहरा इतना कैसे ग्लो करता है, मुझे बताओ। रश्मि मुस्कुराकर बोली, दीदी अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, जब आपने ही सब कुछ बोल दिया। वैसे भी ननद को मलाई और भाभी को जली हुई कढ़ाई ही नसीब होती है, और मेरे चेहरे का नूर मलाई से नहीं बल्कि परिवार की खुशी और अपने मन के संतोष से आता है। वहीं बैठी उषा जी दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि सच में रश्मि तो अपने चेहरे के लिए ज्यादा कुछ करती भी नहीं, फिर भी उसका चेहरा खिला खिला रहता है क्योंकि वो अपने पति, बच्चों और परिवार के लिए कुछ भी करके हमेशा खुश रहती है। वहीं उनकी बेटी हर वक्त किसी न किसी की शिकायत कर में लगी रहती है और अपनी कमियों की ही गिनती रहती है, तो सुख चैन उसके चेहरे पे कैसे आएगा? अगले दिन जैसे ही शालिनी मलाई निकालने लगी, उषा जी बोली, रश्मि अब बस भी कर, जितना गोरा होना था हो ली। अब क्या घी बाजार से खरीद कर हम खाएंगे? अब अपने घर जाकर मलाई लगाना। सही कहती है तुम्हारी सास, चेहरे के लिए मलाई से ज्यादा सेहत के लिए घी जरूरी है। शालिनी उदास हो गई तो माँ ने प्यार से समझाया, देख बेटा, बुरा मत मानना, अपनी भाभी से कुछ सीख, करीब 3 हफ्ते से दिन रात काम कर रही है, वो तो कभी मलाई नहीं लगाती। हाँ, अपना काम करके खुश रहती है, यही होता है चेहरे की असली ताजगी का राज। जब आपके परिवार वाले आपके काम की प्रशंसा करते हैं और उनके चेहरे का संतोष देखकर जब औरत के चेहरे पर संतोष हो, तब उसकी चमक सबकी नज़र में आती है। माँ ने खुलकर समझाया, तब शालिनी को जीवन की गहराई की बात समझ में आई। तभी रश्मि वहाँ चंदन का एक फेस पैक लेके आई और बोली, दीदी ये लीजिए, इसे हफ्ते में 2 दिन लगा लीजिएगा और हर रात में चेहरा साफ करके सोया कीजिएगा। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगी तभी आपका चेहरा भी चमकेगा, वरना ये मलाई भी कुछ नहीं कर पाएगी। रश्मि की बात सुनकर शालिनी हंसने लगी। अगले ही दिन रश्मि अपने घर जाने की जिद करने लगी। धीरज उसे घर छोड़ने गया। शाम में सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उषा जी रश्मि से बोली, बहू अब की बार जब घी निकलेगी तो कढ़ाई उसी से साफ करवाना जो सबसे ज्यादा भी खाता हो। धीरज हैरानी से बोला, माँ ये क्या बात हुई, आप बेटे को छोड़कर बहू का पक्ष में चली गई? उषा जी बोली, सॉरी, दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, मेरी बहू के चेहरे का नूर एक तरफ, तुम्हारे घी खाने के चक्कर में क्या क्या मैं अपनी बहू को पसीना आने दूंगी? ना बाबा ना, मुझे मेरी बहू बहुत प्यारी है। इतना कहके उषा जी वहां से चली गई। रश्मि मुस्कुराकर बोली, पतिदेव अगर कढ़ाई नहीं साफ करना चाहते हो तो छुट्टी के दिन आप मेरे लिए चाय बनाएंगे, तभी मैं जल्दी कढ़ाई साफ करूंगी, वरना अपनी बहन के पास चले जाना, वही मलाई और हलवा खिलाई। इतना कहकर हंसते हुए रश्मि रसोई में चली गई और धीरज मुस्कुराने लगा।
दोस्तों, सच कहा है कि किसी ने औरतों के चेहरे का नूर उसके मन की सुंदरता होती है। जब वो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करती है तो उसके चेहरे पर जो संतोष की चमक होती है वही तो होती है असली खूबसूरती। तो जितना वो हमारे लिए सोचती है हमें भी उसके लिए सोचना चाहिए।